पिछले क्लास में हम लोग फेज चेंज के बारे में पढ़े थे, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 kg वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस और आइस का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको मिलाया गया तो यहाँ फेज चेंज होने का चांस है कि नहीं? अरे वाटर आइस जब भी रहेगा तो फेज चेंज होने का चांस है, बोलो जी। तो बोला है कि फाइंड द मास ऑफ आइस as shown in figure such that final temperature of system becomes equal to 20 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर था, ये 50 डिग्री सेल्सियस पर था, मिलाया गया तो बोल रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री के सेल्सियस छोड़ करके कुछ भी होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्योर वाटर बन चुका है, आइस रह गया, इसका मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बोलो जी, तो यहाँ पर टेम्परेचर बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब पूरा पिघल करके वाटर बन चुका है। तो इसमें एक लंबा मेथड भी होता है बनाने का, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना जी, टी मिक्सचर वाला। तो टी मिक्सचर वाला एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देता है जब वो क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। अरे बोलो यार, नेगेटिव रहता है तब ना फिर दूसरा लगाते थे। तो इसमें क्या हो गया, टी मिक्सचर डायरेक्ट कितना बोल दिया 20 डिग्री सेल्सियस जो मिक्सर का टेम्परेचर होगा, तो इसको 20 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यह बराबर होगा किसके जी, तो एम वाटर कितना है 10 kg। इसको जान करके ग्राम में करेंगे, केजी भी काम चल सकता था, लेकिन आपको जैसे बताया गया उसी फॉर्मेट में करिएगा। इनटू टी वाटर हो गया 50 हुआ ना जी, माइनस एम आई, तो यही तो कैलकुलेट करना है, बोलो यार। इनटू एल आई, तो एल आई कितना होगा 80 और एस डब्ल्यू कितना होगा 1 बाई एम टोटल, तो ये हो गया 10,000 प्लस एम आई। इसी को डील कर लीजिए, तो इसको इधर फेंकिएगा, ये वाला कितना हो जाएगा देखो तो 2 0 के बाद 4 0, यही होगा जी। अब प्लस 20 एम आई, ये बराबर होगा किसके, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ऐसे भी कर सकते थे लेकिन ऐसा करते हैं, रुको ना, 1 0 इधर से कॉमन लोगे तो 1 0 तो खत्म हो जाएगा ना। आप करते हैं तो इसको इधर करोगे तो हो जाएगा कितना, इतना प्लस 2 एम आई, ये बराबर होगा किसके 50,000 माइनस 8 एम आई। तो यहाँ से उसको इधर करोगे तो हो गया 10 एम आई, इसको उधर करोगे तो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। तो एम आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा इतना, और ऑब्वियस सी बात है किस में आएगा ग्राम में, बोले तो 3 kg। इसका क्या मतलब हुआ जी कि 10 kg वाटर जिसका 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसमें अगर 3 kg आइस मिलाएंगे तो फाइनली कितना टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। देखना वाटर और आइस में, ठीक है, अगर मिक्स दोनों को मिक्स किया गया तो अगर फाइनली वो वाटर बनने वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला काम कर जाएगा टी मिक्सचर वाला। टी मिक्सचर का जो फॉर्मूला बताया गया था वो कब तक सही था, जब तक कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 था। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि वाटर जब पूरा बन जाएगा तब तक सही था, बोलो जी। तो यहाँ पर तो बोल ही दिया है ना कि वाटर बना हुआ है, कैसे पता चलेगा वाटर बना हुआ है? अरे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस छोड़ करके कुछ भी देगा मिक्सचर का, इसका क्या मतलब हो गया कि वो वाटर बन चुका है। जब भी वाटर बनेगा तो ये वाला काम करेगा। अरे टी मिक्सचर पूछता था तो कल क्लास में करवाए थे ना क्वेश्चन जी कि टी मिक्सचर पूछेगा तो झुकना नहीं है, ठीक है। तो टी मिक्सचर पूछेगा तो फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, और अगर टी मिक्सचर है जो कि ग्रेटर देन 0 आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं, इसका क्या मतलब हो गया कि पूरा वाटर बना हुआ है, वो आ जाएगा कितना मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर टी मिक्सचर लेस देन 0 आ गया तो आपको समझ जाना है कि पूरा कैलकुलेशन ही गलत है, बोलो यार। तब क्या करना था कि आइस का मास कितना होगा ये पता हो जाएगा। टेम्परेचर पूछता था, डायरेक्ट बोलते 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर निगेटिव हो जाएगा फॉर्मूला से तो डायरेक्ट हम लोग समझ जाते कि फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और आइस का मास वाटर का मास बताते अगर पूछता तो बोलो जी, पिछली क्लास में बताया, बोलो। तो ये समझ में आया ना कि ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, जब तक कि
आइस पिघल करके वाटर बन जाए तब तक। समझ आ रहा है कि नहीं? पिछले क्लास में बताए थे। चलो ये क्वेश्चन देखो तो क्या है दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ स्टीम एडेड टू द कंटेनर सच दैट फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बिकम्स इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, उसमें क्या था कि फाइनल टेम्परेचर पूछता था और डाटा देता था। बोलो जी। तो उसमें पता रहता था कि फाइनल टेम्परेचर किधर होगा? नहीं पता रहता था। तो हम लोग क्या करते थे कि अगर वाटर और स्टीम वाला रहता था तो 100 डिग्री सेल्सियस पर लाते थे पहले और उसके बाद डिसाइड करते थे, यही ना करते थे जी। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि फाइनल टेम्परेचर दे दिया। जब फाइनल टेम्परेचर दे देगा तब तो सवाल और आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमको पता ना चल गया कि एकदम यही पर आएगा मिक्सचर। जब फाइनल टेम्परेचर निकालने का था तो उसमें क्या प्रॉब्लम था बताइए? तो उसमें पता नहीं था कि पूरा वाटर ही हो जाएगा या वाटर स्टीम दोनों रहेगा, ये पता नहीं था। तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लाते थे और उसके बाद सोचते थे कि हॉटनेस बचा है कि कोल्डनेस बचा है, उसके हिसाब से डील करते थे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? लेकिन अगर फाइनल टेम्परेचर दे देगा तो हमको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर जा करके करने का जरूरत है क्या? नहीं। तो इस ढंग का सवाल और आसान हो जाता है। तो इस केवल हम आंख से गुजार देना चाहते हैं कि सवाल आए तो बन जाएगा। इस क्वेश्चन को भी इस मेथड से बताएंगे, लेकिन अभी तो फॉर्मूला से बता दिए। बोलो। फाइनल टेम्परेचर जब भी बोलेगा ना आइस और वाटर वाला में, तो आपको फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहां रखना है वाटर कितना पर है? वाटर ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है और स्टीम कितना पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि कहां पर जाना है, वो बता ही चुका है कि कहां पर है, 80 डिग्री पर। तो ये समझ में आ रहा हो कि इधर से जाइएगा तो वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो इधर से डायरेक्ट पहुंच जाइएगा क्या? नहीं, पहले आप स्टीम से कहां जाइएगा? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर और उसके बाद यहां पर जाइएगा। तो इसमें बेनिफिट यही है, फाइनल टेम्परेचर अगर जो देगा तो बेनिफिट यही है कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर पर जा करके आपको ये नहीं सोचना है कि हॉटनेस बचा कि कोल्डनेस बचा है। आपको पता है कि मिक्सचर यहाँ पर आया, इसका क्या मतलब है कि इधर से जितना हीट निकला होगा, इधर से जितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा। बोलो जी, ये सवाल आसान ना हो गया? तो आंख से गुजारा ही जा रहा है कि एक बार गुजरा हुआ है। तो यहां से यहां जाएगा तो ये कितना हीट लेगा? तो m का वैल्यू कितना हो गया? इतना s ऑफ वाटर 1 और डेल्टा t। तो यहां से यहां गया तो 30। इतना हीट ये लिया तो इसका मतलब इधर से आने में उतना ही हीट देगा। तो ये बराबर होगा किसके? तो यहां से यहां पर आओगे, इससे इसमें आओगे, पहले ml वाला लगेगा। तो स्टीम का मास पता करना कह रहा है, ms लिख देते हैं इनटू l कितना होगा? 540। बोलो यार। प्लस यहां से यहां जाएगा तो m स्टीम ही इनटू s का वैल्यू 1। ये m वाटर हो गया। एक्चुअली यहां से यहां आकर के यहां से आएगा तो जो इसका मास है वही इसका मास था। तो यहां से यहां जा रहे थे m वाटर होना चाहिए, लेकिन m स्टीम ही लिख दे रहे हैं क्योंकि वही वाला है। बोलो जी। इनटू डेल्टा t, यहां क्या पुट करोगे? 20 माइनस 20 नहीं, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं। इधर से देख रहे हैं कितना हीट निकला, यहां से देखें कितना हीट निकला, इधर से देखें कितना हीट एब्जॉर्ब किया। तो जितना हीट निकला जितना हीट एब्जॉर्ब किया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहां से कर लीजिएगा यार। तो यहां से कितना आ गया देखिए तो 30 के बाद 4 जीरो देंगे, इधर हो जाएगा ना 570। बोलो यार, यही हो जाएगा 570, ये किस 560। ठीक है, तो इसी को डील कर लीजिएगा। 4 से कितना बार में हो गया? 14 बार में, जो भी है। तो ms का वैल्यू कितना हो गया? 535। जो भी होगा 2 से 7 बार में हो जाएगा, यह ना होगा इतना ग्राम। अब केजी में बदलते रहिएगा। सुनना, क्या हम सिखाना चाहें
कोई भी क्वेश्चन देंगे ना तो उससे कुछ ना कुछ सिखाएंगे। इसमें हम क्या सिखाना चाहें कि अगर आपको फाइनल टेम्परेचर पूछेगा तो वो सवाल ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो एक को तो बहुत जल्दी बन जाएगा, आइस और वाटर वाला देगा तो फॉर्मूला बता दिए थे, और वाटर स्टीम वाला जो था उसमें बताए थे कि कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि उसमें फाइनल टेम्परेचर पता नहीं था, तो ये भी नहीं पता था कि मिक्सर किधर जाएगा। बोलो जी। और अगर जो फाइनल टेम्परेचर दे दे फेज चेंज वाला तो वो सवाल ज्यादा आसान हुआ था। फाइनल कंडीशन बताना दिया जी, तो आप इधर से आइएगा इधर से आइएगा, दोनों तरफ का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको बराबर कर दीजिएगा, चला आएगा। ये सवाल में भी फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है कि नहीं है? तो ये भी इस टाइप से बन सकता था कि नहीं बन सकता था? बन सकता, लेकिन चूंकि इसका फॉर्मूला पता था इसलिए फॉर्मूला मार दिया, अदरवाइज देखो ये सवाल कैसे बनता। ध्यान दीजिएगा, इसका मेथड 2 वाला में, हालांकि एग्जाम में बनाना है ऐसे फॉर्मूला मालूम है तो मार दीजिएगा, इरिटेट नहीं हो रहे हो। तो इसमें क्या होता बताओ तो, आइस ये 0 डिग्री सेल्सियस पर था और इधर क्या था, वाटर कितना पर था, 50 डिग्री सेल्सियस पर। आपको पता है कि फाइनल मिक्सचर कहाँ जाना है, वाटर पर जाना है और 20 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये भी इधर आया है और ये भी इधर गया होगा तो डायरेक्ट उधर चल जाएगा। पहले ये जाएगा वाटर कहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर ये जाएगा। तो आपको पता है ना कि ये फाइनल कंडीशन है जी, अरे बोलो यार, तो ये फाइनल कंडीशन पता है, तो हमको ये नहीं कि यहाँ पर आकर के एनालाइज करना पड़ेगा, वो जब नहीं पता था तब ऐसे एगो मेथडो होता है। बोलो यार, तो इसमें क्या करिएगा बताइए तो, इधर से यहाँ तक आने में जो भी हीट इसको लेना होगा और उधर से जो भी हीट देगा मैग्नीट्यूड बाई बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ जाइएगा तो एम आइस दिया हुआ है, नहीं दिया वही निकालना है, तो एम आइस इंटू एल 80, बोलो यार, प्लस यहाँ से यहाँ जाएगा तो एम वाटर होना चाहिए तो एम आइस ही हो जाएगा क्योंकि वही वाला है, इंटू एस का वैल्यू 1, इंटू यहाँ से यहाँ जाएगा तो डेल्टा T20, कोई दिक्कत, ये बराबर होगा। जब उधर से आएगा तो एम वाटर कितना हो जाएगा, हाँ 10,000 इंटू एस का वैल्यू 1, अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो समझ में आ रहा है ना कि मैग्नीट्यूड वाइज का डील कर रहे हैं। अब इसी को कर लीजिएगा तो एम आइस किसके बराबर हो जाएगा, तो उधर हो गया इतना हुआ ना जी, एक ये डिवाइडेड बाय 100 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से ये कर लीजिएगा तो आ गया कि नहीं 3 kg, 3000 ग्राम, ये 3 kg। तो याद ही आपको रहना चाहिए कि 2 टाइप का सवाल होता है फेज चेंज में, एक फाइनल टेम्परेचर पूछता है तो आपको बताइए दिया कि सिचुएशन में क्या करना है, और एक फाइनल टेम्परेचर दे देता है। ज्यादा आसान कौन है, जो दे दिया, क्योंकि आप 2 तरफा चलिएगा एकदम वही ना पहुंचिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है, पढ़िएगा घर पर घबरा जाएगा, कंपटीशन हार्ड रहा है जी, बहु ऐसा पढ़ाएंगे खाली काम नहीं चलेगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, ठीक। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि आयरन बॉल है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर था, उसको को डाल दिया गया है, अब वाटर है तो आपको बोल रहा है कि फाइनल टेम्परेचर इतना है तो आयरन बॉल का मास बताइए। यहाँ भी आयरन बॉल पिघल करके बन जाएगा पानी, ऐसा होगा तो क्वेश्चन देख करके पता चलेगा ना कि किसमें फेज चेंज होगा किसमें फेज चेंज नहीं होगा। अरे बोलो यार, तो पता चलने लगेगा। तो ये समझ में आया कि एक तरह से इसमें कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, टी मिक्सर वाला। बोलो जी, टी मिक्सर कितना है इसमें 30, बोलो। तो ये बराबर होगा किसके, M1, इसको मान लो M1 S1 इंटू T1, T1 कितना है 50। समझ में आया कि जब भी फेज चेंज नहीं होगा मिलाने के बाद तो फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस M2 जो निकालना है आपको इंटू S2, तो कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी में है, इंटू T2 बाई M1 S1 प्लस M2 S2। कोई दिक्कत, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 0 से
एक जीरो इसका कट जाएगा, एक जीरो इसका, 10 कॉमन होगा तो कटेगा ना। कैलकुलेशन ध्यान रखो। तो इसको इधर कर दोगे तो कितना हो गया, अब उसको इधर करेंगे तो ये बराबर होगा किसके, प्लस 0.8 m। यहां से कर लीजिएगा यार, क्या चीज माइनस तो देती है। अच्छा यहाँ पे प्लस है, तो इसको इधर करिएगा तो हो जाएगा 1.6 m, और उसको उधर करिएगा तो m का वैल्यू कितना हो गया बाई 1.6, 4 से 4 बार इतना ग्राम हो गया, इसका मतलब 12.5 kg हो गया। तो इस तीनों को देने का मेरा मकसद क्या था, ये पहले समझिएगा। इसको देने का मकसद था कि अगर आइस वाटर बना में फाइनल टेम्परेचर दे दे तो फॉर्मूला मार के बना ही दीजिएगा। अरे बोलो जी। और इसको देने का क्या मकसद था कि इसमें फॉर्मूला तो नहीं है, तो एक टाइप ही है कि अगर जो मिक्सचर का फेज चेंज होगा और फाइनल टेम्परेचर दे दे, तब क्या करिएगा कि एक तरफ से वहां पर आइएगा, दूसरी तरफ से वहां पर आइएगा, मैग्नीट्यूड निकालते जाइएगा, उसका बराबर कर दीजिएगा, चला है समझ आया। और ये देने का क्या मकसद था कि फेज चेंज पढ़ते पढ़ते दिमाग में यह नहीं आने लगे कि लोहा वाला भी डालेंगे तो पिघल जाएगा। बोलो यार, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब ये वाला जो है ना, ये अगर कोई बनाना चाहेगा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। रीजन आइस है और स्टीम है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर भी ले जाना चाहेगा तो पहले आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ले जाना पड़ेगा, स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ले जाना पड़ेगा, और फिर वाटर से यहाँ पर लंबा चौड़ा ना कहानी है जी। तो अगर इस ढंग का सवाल पूछेगा ना तो ऐसा देगा कि जो इस शॉर्टकट को जानेगा वो एकदम बिना पेन टच किए हुए ही बना देगा, और जो नहीं जानेगा तो मखती मखता मखंती वाला हाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संस्कृत पढ़े ना आप लोग, नहीं पढ़े? बालका बालको बालका, वैसे पता है हमारा संस्कृत इतना अच्छा हो गया था कि हम संस्कृत में कमेंटेट भी करते थे। जब गांव में क्रिकेट होता था तो सब भुला गया, साइंस जब से लिए ना जिंदगी का फीलिंग ही खत्म हो गया। समझिएगा, एक स्पेशल केस आपसे पूछा जाएगा जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा और स्टीम क्या रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, दोनों को मिक्स करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, स्टीम का कुछ टेम्परेचर हो जाए, आइस का कुछ टेम्परेचर हो जाए, लेकिन वैसा सवाल अभी नहीं आएगा आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा जी, कंडीशन आइस कितना पर रहना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपको पढ़ाया ही गया है कि आइस कितना पर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रहेगा तो ये फिक्स है कि फाइनल टेम्परेचर आपको दे देगा, ताकि वहां से बढ़ करके पहुंच जाइएगा। फॉर्मूला जितना बनेगा सब 0 डिग्री सेल्सियस पर और स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो एक रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, कैसे आया ये बता सकते हैं, लेकिन उतना जानना नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा कि स्टीम के मास से अगर आइस का मास 8 टाइम्स ज्यादा होगा, स्टीम के मास से आइस का मास 8 टाइम्स ज्यादा होगा ना, तो पूरा मिक्सचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस केस में जब आइस का मास 8 टाइम्स हो किसके, स्टीम के मास के, तो पूरा मिक्सचर जो है वो कहां पर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आ जाएगा। तो पेन टच नहीं करने का है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो वाटर का टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ तो इसका मास और उसका मास जोड़ कर कितना होगा, ये डायरेक्ट रट जाना है आपको। समझ में आ रहा है ना जी? बोलो जी। और अगर स्टीम के मास से 3 टाइम्स ज्यादा हो, किसका, आइस का मास 3 टाइम्स ज्यादा हो, ठीक है, तो टोटल मिक्सचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आकर के रुकता
होता है। ये तो कॉमन सेंस का चीज है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं आप हो सकते। कैसे? ये इसका मास, आइस का मास जितना ज्यादा होगा इस डायरेक्शन में खींचेगा। अरे बोलो जी, इसका मास उसके रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा हो इस डायरेक्शन में खींचाएगा ना। तो आपको बस यही याद रखना है कि स्टीम के मास से एक 3 टाइम्स वाला, ठीक है, और 8 टाइम्स वाला जो होता है वो स्पेशल केस में आता है। तो आइस का मास 8 टाइम्स ज्यादा होगा तो टोटल मिक्सचर कहां पर आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आ जाएगा। और स्टीम के मास से 3 टाइम्स ज्यादा रहेगा। किसका? आइस का मास। अरे बोलो यार, तो टोटल मिक्सचर खिंचा करके कहां पर आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये याद रखिएगा, ज्यादा चांस से उसी से पूछेगा, पेन चलाना नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं, सीधे बना लेना। क्योंकि पहला लेवल में पढ़ा इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसी ढंग से आएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन दिया गया है कि आइस 24 kg है 0 डिग्री सेल्सियस पर, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और स्टीम का मास दिया गया 3 kg। तो पहले पता करिएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका मास 8 टाइम्स है कि नहीं? नहीं है? अरे 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 24 हो गया। तो 8 टाइम्स है, इसका क्या मतलब हो गया कि मिक्सचर कहां पर आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताओ? तो 24 और 3 27 kg हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा? चलिए, अब क्या है कि स्टीम का मास 8 kg दिया है और आइस का मास 24 kg दिया है, तो कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। फिर मैच कर गया, तो जब मैच कर जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताइए? तो 100 डिग्री सेल्सियस, और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? अरे 8 और 24 टोटल होगा ना जी 32 kg। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ पर ना आइस बचेगा ना स्टीम बचेगा। बात समझ में आ रहा है? ये रटे हुए रहना। बोलो जी, कोई दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत? पता नहीं, मन उदास टाइप का लग रहा है। राइट, समझिएगा। इस केस में देखिए तो 8 टाइम्स और 3 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो आप क्या करिएगा ना कि 8 टाइम्स वाला कंसेप्ट लगाने का प्रयास करिएगा। ये बहुत बवाल सवाल होता है, जो बच्चा नहीं जानेगा तो बका करके रह जाएगा, तुम तुरंत बना सकते हो। समझना क्या करने वाले हैं इसको। इधर देखना, इधर देखना, ये 2 kg है ना जी, तो अगर यहाँ 16 kg आइस होता तो क्या होता? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 16 kg को, जो 24 kg को 8 kg प्लस 16 kg में तोड़ दिया आइस को, और यहाँ वाला 2 kg समझना, ये दोनों जब मिलेगा तो क्या देगा बताओ? तो ये देगा 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर। बोलो यार। और ये वाला क्या है? ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस आइस। अरे वही ना रह गया। तो ऐसे समझना तो कि हम जानबूझ करके इसको ऐसा कर दिए कि इसका 8 टाइम्स है ये वाला, तो ये दोनों जब मिलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर देगा, और अभी मिक्सचर में क्या बचा हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस आइस। चूंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, कहानी आगे बढ़ेगा कुछ नहीं, मतलब समझे कि यही वाला मिक्सचर में रह जाएगा। तो ये कितना केजी हो जाएगा वाटर बताओ? तो 18 kg। इसका मतलब मिक्सचर में 18 kg वाटर हो जाएगा और 8 kg आइस हो जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बवाल सवाल है, समझ में आया? नहीं आया समझ में? आपको ज्यादा चांस है डायरेक्ट टकराने का, तो पता चल जाएगा। और अगर जो डायरेक्ट नहीं टकराएगा तो केस बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपको यह दोनों केस में हो सकता है मैक्सिमम। तो क्या करिएगा कि अगर 8 टाइम्स 3 टाइम्स वाला में खेल हो जाए, समझ आ रहा है कि नहीं, तो खेल देना। एक जाओ समझना,
कोई बच्चा क्या करेगा कि यहाँ 2 kg था ना, तो इसका 3 टाइम्स यहाँ पर पहले तोड़ता है। एगो बात बता रहे हैं, तो कितना होता 6 kg, तो 6 यहाँ पर करते हुए 18 kg आइस कर देते। अरे बोलो यार, तो 6 kg आइस और 2 kg ये दोनों मिल कर करके क्या करता 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाता, और बाकी यहाँ पर आइस बचा हुआ रहता। तो अब ये दोनों मिलेगा तो फिर ना कहानी आगे बढ़ता, तो वो लंबा होता। ये बात समझ में आया? तो जो 3 टाइम्स या 8 टाइम्स के नजदीक में होगा ना कहानी, उसको करने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन वाला टाइम्स ज्यादा नजदीक था, 3 टाइम्स वाला कि 8 टाइम्स वाला? 8 टाइम्स वाला। और 3 टाइम्स करोगे तो 6, 8 टाइम्स करोगे तो 16। तो नहीं लग रहा था कि ज्यादा नजदीक में वो वाला है? बोलो जी। कोई दिक्कत समझ में आया ना? ये तो आग लगा देने वाला सवाल है, बड़ा मजेदार है। अब पेन चलाएगा ना बच्चा तो बुखाते रह जाएगा, फाइनली आएगा वहीं पर, लेकिन 2-4-5 मिनट पहले वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। और बोलो, चलिए इसको देखिएगा कैसे पता चलेगा कि उससे सवाल है। तो आइस स्टीम का कॉम्बिनेशन देगा, आइस वाटर का देगा तो आपको पता ही है, वाटर स्टीम का देगा तो आपको पता ही है। अरे बोलो जी। तो अब यहां पर देखो तो कितना टाइम्स वाला खेल तुमको ज्यादा नजदीक लग रहा है, 8 टाइम्स वाला या 3 टाइम्स वाला? 3 टाइम्स वाला। 8 टाइम्स तो होता तो 80 हो जाता, और 3 टाइम्स होता तो 30 हो जाता। अरे बोलो यार, तो इसका मतलब 3 टाइम्स वाला क्या लग रहा है आपको? ज्यादा नजदीक लग रहा है। अच्छा अब एक चीज समझिएगा, 3 टाइम्स करिएगा तो 30 से ज्यादा होता, तब ना इसको हम करते 30 प्लस समथिंग, लेकिन ये क्या है 30 से कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे तो मतलब ये 24 kg है, तो इसका 1/3 करिए तो कितना होगा 8 kg। अरे बोलो यार, तो इसको आप तोड़ दीजिएगा किस में? 8 kg प्लस 2 kg में। समझ में आया? अरे ये ज्यादा रहता तो इसको तोड़ते। अरे बोलो यार, ज्यादा मतलब हम वेट से नहीं कर रहे हो, टाइम्स वाला खेला में कर रहे हैं कि 3 टाइम्स से ज्यादा रहता तब इसको तोड़ते, लेकिन ये 3 टाइम्स से कम है तो हम लोग उल्टा करेंगे, तो इसका 1/3 कर दिए इसका। तो 10 kg को क्या कर दिया 8 kg, 2 की समझ में आया? 8 और 2 क्यों किए? ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। नहीं, इसका 1/3। तो आप बताओ, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या देगा? ये देगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। बोलो यार। और ये 2 kg स्टीम जो है, इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसी का 2 पार्ट किए थे जी। इसका मतलब सिस्टम में 2 kg स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और ये दोनों मिल कर करके 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाया। अरे बोलो यार, ये होगा कितना? 32 kg होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मिक्सचर में अब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, जैसे दोनों का टेम्परेचर मिला, कहानी अब इन्हें भागेगा नहीं, एक टेम्परेचर पर रह जाएगा तो कहानी इधर उधर नहीं भागेगा। कोई दिक्कत लग रहा? तो हो गया न्यूमेरिकल पोर्शन, फिर चेंज वाला हो गया। एक चीज समझना जी, इस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़ता है, तो कोई जानता भी नहीं है जनरली। माने हम बता रहे हैं कि 1 लाख बच्चा में 1-2 बच्चा जो कैसे सवाल बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर जो ध्यान रहेगा और सवाल पूछ दिया तो एकदम तड़ाक साफ बना लीजिएगा। ऐसे ज्यादा चांस हम बता रहे हैं ना कि इसी दोनों के पूछने का, तो याद रहेगा तो डायरेक्टर बन जाएगा। और अगर नहीं याद है, मैं सॉरी मतलब अगर इस दोनों से नहीं पूछा, मतलब 8 टाइम्स 3 टाइम्स पूरा डायरेक्ट खेल नहीं खेला, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो और भी बहुत सारा केस बनता है, लेकिन आपको इसी टाइप का देगा कि 3 टाइम्स या 8 टाइम्स में तोड़ देना है और डील कर लेना है। ये दोनों में दिक्कत भी हो रहा होगा तो परेशान नहीं होइएगा, छोड़ भी आप सकते हैं, लेकिन हम ये टीचर बता दिए। ठीक है, जैसे ये पकड़ाएगा पकड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर लाइट
बाकी इसमें 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 किसी में कोई दिक्कत हुआ क्या? सीधे राट जाना है कि फाइनल टेम्परेचर देता है तो दोनों तरफ से आ करके इधर से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इधर से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बराबर करते चला है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, उतारिए। इसको जो है अभी हम पढ़ा दिए थे, ठीक है, लेकिन उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था क्योंकि कैमरा ऑन होना बाकी रह गया था। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं कि इसको रिपीट कर देते हैं ताकि वीडियो बन जाए। पढ़ाया गया है कि इवेपोरेशन क्या है। तो होता क्या है कि कोई भी लिक्विड जो है तो लिक्विड के दो टाइप के मॉलिक्यूल को आप देखिए, एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है और एक मॉलिक्यूल जो बल्क में है, ठीक है। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल का एनर्जी जो होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है बल्क वाले मॉलिक्यूल के एनर्जी से। उसका रीजन क्या है? तो सरफेस पे सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन के कारण यहाँ का एनर्जी कैसे ज्यादा होता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो अभी बस यही याद आपको रखना है कि सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी बल्क वाले मॉलिक्यूल के एनर्जी से थोड़ा सा ज्यादा होगा, या ये भी बोला जाता है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है कि सरफेस के मॉलिक्यूल का एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट में बल्क के अंदर में जो मॉलिक्यूल है उससे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। रीजन क्या है? तो सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण क्यों होता है तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक एग्जांपल से तुमको हम समझा रहे हैं कि मान लो इस मॉलिक्यूल को अपने अगल बगल के बॉन्ड को तोड़ के निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए तो समझना। सॉलिड में क्या होता है ना कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है तो वो क्या है कि एक जगह दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता है, वो अपने जगह पर वाइब्रेट करता है। लिक्विड वाला में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा फ्री होता है, धीरे 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 अगल बगल मूव करता है। और गैस में तो होता है कि पूरे तरह के बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। लिक्विड वाला में क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपने अगल बगल के एटम से कम फोर्स से बंधा हुआ होता है, तो वो धीरे 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 मूव करता है। समझ रहे हैं? मैंने एटम या मॉलिक्यूल थोड़ा मूव करने के लिए फ्री है मगर ओवरऑल बल्क से बंधा हुआ है। गैस में क्या होता है कि पूरे फ्री हो जाता है। तो इस मॉलिक्यूल का एनर्जी अगर देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट के कारण कुछ एनर्जी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और इससे ज्यादा है इसका एनर्जी, तो मान लेते हैं कि इसका एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और इस मॉलिक्यूल को लिक्विड वाले फेज से बाहर निकलने के लिए, मतलब हर तरह के बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकलने के लिए, मतलब वेपर फेज में बनने के लिए मान लिया जाए कि 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत है, ठीक है। एक बार फिर से समझना, इस मॉलिक्यूल के पास इससे ज्यादा एनर्जी मगर फिर भी ये जो है वो लिक्विड का ही ना पार्ट है जी। इसका मतलब ये भी बंधा हुआ ही है, समझ रहे हैं? इसको कुछ और एनर्जी चाहिए ताकि वो अगल बगल के बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकल जाए, पूरी तरह से बाहर निकल जाए। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर इसका एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका एनर्जी इससे कुछ ज्यादा होगा तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकलने के लिए मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी चाहिए। तो क्या ये वाला बॉन्ड तोड़ करके बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ये वाला तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, जब यही नहीं निकल रहा है तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि चूंकि इसको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए जिसको लेकर के वो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या करता है कि अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल से उतना एनर्जी ले लेता है। समझ रहा है कि नहीं? मान लो कोई उससे किसी ढंग से टकराया जोर से, उसको एनर्जी मिल गया तो थोड़ा सा कहीं बाकी रहता है तो लेकर के बाहर निकल जाता है। तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल
कुछ एनर्जी लेकर करके, जैसे कि चाहिए 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसका है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या करेगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाएगा। अरे बोलो यार, तो थोड़ा एनर्जी को लेकर के जब बाहर निकलेगा, वैसा एक मॉलिक्यूल के साथ नहीं, सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल वैसे निकलेगा। तो सरफेस के मॉलिक्यूल का अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल से एनर्जी लेकर के बाहर निकलने के प्रोसेस को ही इवेपोरेशन बोला जाता है। तो एक बात क्लियर हो चुका है कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस का प्रोसेस है, वो सरफेस पर होता है, वो बल्क में नहीं होता। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि इवेपोरेशन सरफेस का प्रोसेस है। अच्छा, ये भी बात क्लियर हो गया कि जो भी सरफेस पर रहेगा और वो बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी नीचे वाला से लेकर करके ही जाएगा। तो हर हालत में जो बचा हुआ रहेगा लिक्विड, उसका टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो एनर्जी लेकर के ही जा रहा है। जैसे कि मान लो कि टोटल एनर्जी मान लो कि 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता और एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो उसका एनर्जी था 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो गया है कितना? टोटल 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसका मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटा ना गया। तो अगर टोटल सिस्टम का एनर्जी अगर मान लो कि 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के गया ना किसी दूसरे का, तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा, एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि इवेपोरेशन में जो भी लिक्विड बचा हुआ रहता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? घड़ा वाला जो पानी होता है ठंडा होता है, उसका भी रीजन वही है कि घड़ा वाला में क्या होता है कि उसमें छोटा छोटा छेद रहता है और बालू गिरा दिया अगर पानी रिसता, तो पानी रिस करके अंदर में पानी रखे हुए, तो पानी रिस करके उसके लेयर मैंने बाहर वाले सरफेस पर आता है एक पतला सा लेयर, और वो क्या होता है कि इवेपोरेट होता है। तो जितना इवेपोरेट होगा तो अंदर वाले से कुछ ना कुछ एनर्जी ले लेकर के जाएगा। तो क्या होता है कि घड़ा के अंदर जो पानी बचा हुआ था वो ठंडा होता है। तुम जितना पानी डालते हो घड़ा में उतना ही पानी रह जाएगा? नहीं, ये बात तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है उसी कारण से ठंडा हो रहा है। अगर जो इवेपोरेशन को रोक दिया जाएगा तो पानी ठंडा नहीं होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तालाब में भी तुम देखोगे ना, गर्मी के भी दिन में तुम देखोगे तो क्या देखोगे कि नीचे का जो पानी होता है ना वो ठंडा प्रतीत होता है। लेकिन गर्मी के दिन में मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो तालाब को 2 फीट 3 फीट नीचे देखोगे ना सरफेस से, माने पानी का ऊपरी जो सरफेस है उससे 1-2 फीट नीचे देखोगे 3 फीट, तो देखोगे कि पानी ठंडा है, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री है तो अंदर में तुमको 30 डिग्री, समझ आ रहा है कि नहीं, 25 डिग्री उस टाइप का फीलिंग देगा। तो रीजन क्या होता है कि ऊपर वाला सरफेस से इवेपोरेशन होता है, तो जो भी बाहर निकलता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा लेकर के जाता है दूसरा वाला, तो क्या होता है कि नीचे का पानी ठंडा रहता है। कोई दिक्कत लग रहा है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर कम रहे चाहे टेम्परेचर ज्यादा रहे, इवेपोरेशन होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन टेम्परेचर जब ज्यादा रहेगा तो क्या होगा कि सरफेस का मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल का एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो उसको कम एनर्जी चाहिए नीचे से लेने के लिए, तो क्या होगा कि कम एनर्जी उसको जल्दी अवेलेबल होगा तो जल्दी इवेपोरेशन होगा। जैसे कि मान लो कि ठंडा के दिन में ऊपर वाले सरफेस का जो मॉलिक्यूल होगा उसका एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और गर्मी के दिन में मान लो कि ये 3.3 हो जाएगा, तो ठंडा के दिन में क्या चाहिए? तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चाहिए 3.5, तो 0.5 उसको जुगाड़ना पड़ेगा। गर्मी के दिन में क्या है कि 3.3 पहले से, तो 0.2 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी से लेकर के निकल जाएगा, तो कम एनर्जी लेकर करके तो बाहर अगर जा सकता है तो प्रोसेस तेजी में ना होगा। तो गर्मी के दिन में इवेपोरेशन फास्ट होता है, ठंडा के दिन में इवेपोरेशन स्लो होता है, लेकिन इवेपोरेशन हमेशा चलते रहता है, इस चीज का ध्यान आप रखिए। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये चीज आपको समझ लेना। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तीनों क्लियर हो गया कि सरफेस वाला की एनर्जी ज्यादा होता है सरफेस टेंशन के कारण, और इवेपोरेशन के कारण नीचे वाला पानी क्या होता है जो बचा हुआ रहता है वो थोड़ा ठंडा होता है, तो एनर्जी ले लेकर के जाता है ऊपर से। और इवेपोरेशन है जो कि सब टेम्परेचर पर होता है, कम टेम्परेचर रहेगा तो कम इवेपोरेशन होगा,
ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, लेकिन होता है सब में। मतलब वो गर्मी के दिन में रह जाए ठंडा के दिन में, समझ आ रहा है कि नहीं? ठंडा के दिन में भी जो तालाब का जो पानी होता है वो कम होता है, वो बढ़ता नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं? प्रतीत नहीं होता है क्योंकि बहुत कम होता है। गर्मी के दिन में इवेपोरेशन फास्ट होता है, तो फास्ट होता है तो क्या होता है, तो सूखता हुआ प्रतीत होता है आपको। तो आई होप इवेपोरेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है बाद में क्लियर करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी था। बहुत सारा बच्चा इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों को एक ही समझ लेता है, तो दोनों में अंतर है। समझिएगा क्या होता है कि लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल चाहे सरफेस पर हो चाहे बल्क में है तो बंधा हुआ है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है लेकिन लगभग तो बंधने ना है, जैसे अरबों अरबों मॉलिक्यूल होगा उसमें 1000 मॉलिक्यूल निकलता होगा, बाकी तो बंधा हुआ ही ना रहता है, ठीक है? तो इस मॉलिक्यूल को अगर बॉन्ड को तोड़ देना तो इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए तभी तो बॉन्ड को तोड़ पाएगा। तो अगर आप हीट दीजिएगा तो इसको एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो जो बल्क में भी मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा कि थोड़ा फास्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो और फास्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो इतना फास्ट हो जाएगा ना कि किसी के खींचते भी नहीं खींचाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आप हीट दीजिएगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। एक समय इसका काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाता है कि अगल बगल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम अब करना बंद करता है। काम माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है लेकिन फिर भी क्या है वो तोड़ करके बाहर निकल जाता है उसके अट्रैक्शन। समझ रखना, जैसे कि किसी आदमी में एनर्जी कम है उसको आप स्प्रिंग से बांध दिए तो आगे बढ़ना चाहेगा तो खींचेगा स्प्रिंग, तो इधर चलाएगा, फिर बढ़ना चाहेगा फिर खींचेगा। अब किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई है तो आगे बढ़ना चाहे तो ऐसा नहीं कि स्प्रिंग में खींच रहा है लेकिन इतना एनर्जी हो गया कि इसके बॉन्ड को तोड़ करके वो बाहर निकल गया। बात समझ में आ रहा है? तो जिस टेम्परेचर पर मिनिमम जिस टेम्परेचर पर इसके पास इतना एनर्जी हो जाएगा कि ये लिक्विड फेज में रहने पर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना उसको कंपनसेट कर करके बाहर निकल जाए, तो वो मिनिमम टेम्परेचर क्या कहलाता है? तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एक चीज और समझिएगा, बॉइलिंग का मतलब क्या है कि आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो वो जो एनर्जी दे रहे हैं वो लगभग सबको ना मिल रहा है। अरे बोलो यार, अरे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा होगा लेकिन उसको जो मिलेगा वो अगल बगल भी मिल जाता है, वो होता है कन्वेक्शन वगैरह होता है। अभी जानिए कि जो एनर्जी दीजिएगा वो सबको एक तरह से मिल रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम होगा। तो इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में यही अंतर है कि बॉइलिंग में टेम्परेचर लगभग का एक साथ बढ़ेगा, तो इसका मतलब लगभग हर जगह के मॉलिक्यूल में लगभग एक ही साथ क्षमता आएगा बॉन्ड को तोड़ने का। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि बॉइलिंग पॉइंट पर जब आप पहुंचा दीजिएगा माने उतना टेम्परेचर आप दे दीजिएगा तो यहाँ का मॉलिक्यूल निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं, वो हर जगह से मॉलिक्यूल है जो कि बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इवेपोरेशन जो है वो सरफेस का प्रॉपर्टी है लेकिन बॉइलिंग जो है वो सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंटायर वॉल्यूम और सरफेस दोनों का प्रॉपर्टी है। नहीं समझ में आया? इवेपोरेशन में केवल सरफेस से मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और उसको आप एनर्जी दे नहीं रहे हैं, वो खुद ब खुद ले लेकर निकल रहा है। तो जिसमें जो क्षमता है लेने का वो लेकर के बाहर निकला, लेकिन यहाँ पर आप एनर्जी दे रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एनर्जी जब दे रहे हैं तो सबका एनर्जी बढ़ रहा है तो सब में तोड़ने का क्षमता आएगा, तो कहीं से भी जो कि मॉलिक्यूल बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, कि बॉइलिंग में हर जगह से मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है और उसमें केवल सरफेस से टूटता है। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ आ रहा है ना? तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ चीज यहाँ मिसकंसेप्शन हो जाता है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि आप पानी को जब गर्म करते होंगे तो देखते होंगे कि शुरू में ही बुलबुला उठना स्टार्ट होगा, तो वो बॉइलिंग नहीं है एक्चुअली में। उसका कहानी क्या होता है
घटता है। तो मान लो कि कटोरा में तुम पानी लिया, गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पानी गर्म करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही तुम हीट देना स्टार्ट होगे तो करोगे तो क्या होगा कि नीचे का पानी पहले गर्म होगा। तो गर्म जैसे होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी घट जाता है। तो पहले एयर को क्या किया था, वो अपने में घुलाए हुआ था, अब सॉल्युबिलिटी घटेगा तो जो घुलाए हुआ था वो निकलेगा ना जी। तो शुरू में जो बबल उठता है ना, ये नहीं समझना कि पानी खौलने लगा, समझ आ रहा है कि नहीं। ये मत समझना कि वो वाला कौन है तो वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि टूटने लगा, वो नहीं, वो जो घुला हुआ है जो एयर वो बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ गया तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी घट गया। सॉल्युबिलिटी घटने का मतलब है क्या है कि जो घोले हुए हैं उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। तो जो बुलबुला उठता है ना शुरू में, समझ आ रहा है कि नहीं, वो सॉल्युबिलिटी कम होने का कारण होता है। एक चीज और बोल देते हैं, पढ़ना है सॉल्यूशन में, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जैसे कि बोलता है कि जब पहाड़ पर आदमी चढ़ता है तो ऊंचाई पर जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा मिर्गी उर्गी बहुत सारे को लोगों को आने लगता है, या बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि चक्कर आने लगता है। तो उसका रीजन क्या है कि जब ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर घट जाता है। अब फिर वही कहानी कि प्रेशर घटने से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी घटता है। ये पढ़ना है सॉल्यूशन में कि सॉल्युबिलिटी घटाने का दो तरीका है, या तो टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए या प्रेशर को घटा दीजिए। तो आदमी जब ऊपर जाता है तो ऊपर में प्रेशर कम है, तो प्रेशर घट गया तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। तो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन घोला हुआ है ना उसका कंटेंट घटना स्टार्ट था। पहले कुछ घोले हुआ था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नीचे में, अब जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो उसको ऑक्सीजन के घोलने का क्षमता कम ना होगा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी को क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन का कमी फील होगा तो उसके कारण जो भी इफेक्ट होगा, बोलो यार। तो वो बॉइलिंग नहीं है जो बुलबुला उठता है। शुरू में तो क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी घटा तो क्या हुआ, बुलबुला वगैरह उठा। फिर क्या होगा कि देखते हो कि धीरे 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 बुलबुला उठना बंद हो गए, खत्म हो गया। फिर कुछ देर के बाद देखते हो कि अब खौलना स्टार्ट हुआ, तो अब बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ। उस समय में देखो कि फिर से ढेर सारा बुलबुला नीचे से आने लगा। तो जो बाद में बुलबुला आता है वो बॉन्ड के टूटने के कारण आता है, वो सॉल्युबिलिटी के घटने के कारण नहीं आता। वो तो सॉल्युबिलिटी जितना घटना था, समझ आ रहा है कि नहीं, वो तो घट करके एयर बाहर निकल चुका। बाद में जो अंदर से देखोगे ना तो ढेर बुलबुला उठता है। एक्चुअली में होता क्या है कि बाद में हर जगह से ना बॉन्ड टूटने लगता है। एक टेम्परेचर जैसे पहुंचेगा तो उसके बाद तो हर जगह से बॉन्ड टूटेगा, हर जगह से बॉन्ड टूटेगा तो नीचे से में बॉन्ड टूटेगा तो वो जब ऊपर आएगा तो आपको बुलबुला टाइप का फील होता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा आप ये कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। इसको सीधे रट जाना, बिना समझे हम खाली ऐसी फीलिंग दे देते हैं, अदरवाइज नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, सीधे रट जाना। होगा क्या कि आप कुछ टेम्परेचर तक पहुंचाएं मॉलिक्यूल को तो बॉन्ड तोड़ करके बाहर निकलना चाहिए। अब ऐसे समझिए कि ऊपर से कुछ प्रेशर आप दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल को निकलने में आप दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं कि आसानी कर रहे हैं? दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो निकलना चाह रहा है और आप प्रेशर ऐसे दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब उसी में डाल देना चाह रहे हैं उसको, तो उसको निकलने में दिक्कत ना होगा। तो अगर उसके बावजूद भी अगर उसको निकलना है तो और एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो और टेम्परेचर चाहिए। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाइएगा तो मॉलिक्यूल को निकलने में दिक्कत होगा, और मॉलिक्यूल को निकलने में दिक्कत होगा, है उसको निकलना तो उसको और एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब आएगा जब और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी कारण से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन उतना कहानी आप नहीं दिमाग में रखिएगा, सीधे याद कर लीजिएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बोलो यार। तो इस दोनों का सबसे मेन डिफरेंस क्या हुआ? पहला, बॉइलिंग जो होता है वो सब जगह से होता है, वो केवल सरफेस से होता है। दूसरा, बॉइलिंग जब होता है समझ तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर को फिक्स कर दिया जाए तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन इवेपोरेशन किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर नहीं होता, वो हर टेम्परेचर पर होता है। हाँ, टेम्परेचर ज्यादा कम होगा तो रेट ज्यादा कम होगा, वो अलग बात है। बोलो यार। तो
हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। वेपर प्रेशर क्या है? तो किसी कंटेनर में आप कुछ लिक्विड को रख दिए, ठीक है। तो लिक्विड को रख दीजिएगा तो जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इस जगह पर वेपर मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये बात समझ रहे हो? तो यही समझ में आ रहा होगा कि इस वेपर के कारण प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्योंकि जो भी वेपर मॉलिक्यूल होगा वो शांत तो बैठा नहीं रहेगा, वो टकराएगा। अरे वेपर मॉलिक्यूल का मतलब समझो एक तरह से गैस, तो वो क्या होगा कि टकराएगा तो प्रेशर जनरेट करेगा, समझा रहा? तो वेपर मॉलिक्यूल के कारण जो भी प्रेशर जनरेट होता है दीवार के बाहर, समझा रहा है कि नहीं? वही वेपर प्रेशर कहलाता है। बोलो यार। अच्छा ये समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम पानी को रख दिए, इसको बंद किए हुए हो, तो शुरू में वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक समय ऐसा हो जाएगा कि शुरू में क्या होगा कि पहले हर मिनट मान लो कि 50 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, वो एग्जांपल दे रहे हैं। तो शुरू में क्या होगा कि हर मिनट पर 50 वो निकलेगा और दो चार वो ऊपर से टकरा के पानी में घुस जाएगा, यही ना होगा जी? तो वहां नंबर तो बढ़ते रहेगा। एक समय क्या होगा कि इसमें इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा कि 50 को निकलेगा तो 50 को उधरों से आकर के पानी में घुस जाएगा, या ऊपर में है जो कि दो मॉलिक्यूल है जो कि मिल करके वाटर बन जा रहा है और नीचे चला रहा है। तो एक समय ऐसा होगा कि यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल बढ़ते 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 फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो यार। तो बढ़ते 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 जो कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं। तो वही वाला मैक्सिमम प्रेशर होगा। जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा उसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोला जाता है। समझ आ रहा? किसी भी लिक्विड को कंटेनर में तुम बंद कर दोगे, ठीक है, तो शुरू में उसके अंदर का वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हुआ? ऐसा में है कि जितना वेपर निकल रहा उतना ही है जो कि नीचे भी आ जाएगा, वाटर में मिल जाएगा। अरे बोलो यार। तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा कांस्टेंट होने के बाद होगा, बोलो यार। तो वही वाला सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अच्छा वेपर जो होता है वो एकदम आइडियल रेसिप्रोकेशन को फॉलो करता है, P को फॉलो करता है, क्योंकि वो एक तरह से गैस मॉलिक्यूल टाइप का ना हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जैसे गैस P को फॉलो करता है आइडियल गैस, वैसे वेपर भी जो भी है वो क्या करेगा? आइडियल रेसिप्रोकेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का कंडीशन पहुंचने के बाद आइडियल रेसिप्रोकेशन फॉलो करना वो बंद कर देता है। जब तक सैचुरेटेड तक नहीं पहुंचा तब तक वो आइडियल रेसिप्रोकेशन को फॉलो करेगा। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के पास जब पहुंच गया ना प्रेशर, तब उसके बाद वो आइडियल रेसिप्रोकेशन फॉलो करना बंद कर जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसको और भी एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं। आपको दिमाग में बस ये याद रखना है पॉइंट में कि वेपर आइडियल रेसिप्रोकेशन को फॉलो करता है। कब तक? जब तक वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर तक नहीं पहुंचे। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर पर पहुंच जाने के बाद वो आइडियल रेसिप्रोकेशन को फॉलो नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसे करके आप ध्यान रखें, बताने का बहुत अच्छे बताया जा सकता है। अब वेपर प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू को बोले सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब एक चीज याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर जो है ना वो टेम्परेचर प्रेशर दोनों पर डिपेंड करेगा। कि तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर है जो कि आइडियल रेसिप्रोकेशन को फॉलो करता है, तो उसका जो प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वेपर प्रेशर जो है वो अच्छा टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर वॉल्यूम एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस जो भी है देखो बात बता रहे। तो वेपर प्रेशर जो कि सब पर डिपेंड करेगा। आइडियल रेसिप्रोकेशन में देखो ना वेपर प्रेशर तो वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जैसी बात आ गई तब वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर
सेचुरेटेड वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर पर भी डिपेंड कर जाएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? तो पॉइंट याद रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अब एक एग्जांपल देते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है? इस ढंग का क्वेश्चन है तो बड़ा दौड़ाऊ क्वेश्चन होगा, थोड़ा समझिएगा। अभी हम डाटा दे दिए हैं, बाद में इसको याद नहीं करना। वाटर का जो होता है सेचुरेटेड वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm होता है। एक चीज और बोल दे रहे हैं जी, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर आपको पता चल गया, तो तुम उस टेम्परेचर पर कुछ भी कर लो, वेपर प्रेशर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सेचुरेटेड वेपर प्रेशर हो गया उसके मैक्सिमम वेपर प्रेशर ना हुआ जी। तो अगर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm है, तो कुछ वेपर को तुम ले लो, फिर इसके साथ तुम कुछ भी करोगे, इसका वेपर प्रेशर 1 atm से ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? या तो 1 atm होगा या उससे कम रहेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। तो दिमाग में ये चीज एकदम घुसा लीजिएगा कि किसी भी कंडीशन में वेपर प्रेशर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता है उस पार्टिकुलर टेम्परेचर में। अब तुम टेम्परेचर को बदल दोगे तो सेचुरेटेड वेपर प्रेशर भी बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तुम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो सेचुरेटेड वेपर प्रेशर होगा 1 atm सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब एक एग्जांपल दिया गया कि एक बैलून में कुछ वेपर है, ठीक है? बैलून में वेपर है, इसका प्रेशर नापा गया तो कितना देखा गया? 0.3 atm। तो ये वाला इससे कम है कि नहीं? है। ये सेचुरेटेड वेपर प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब क्या किया गया कि वॉल्यूम को घटा दिया गया। ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये माना गया है कि टेम्परेचर थ्रू आउट क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। तो वॉल्यूम को क्या किया कि तुम हाफ कर दिया, तो पीवी को लगा कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अरे बोलो यार ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ना हो गया जी। तो वॉल्यूम को हाफ करोगे तो प्रेशर डबल होगा कि नहीं? ऐसे भी चीज बच्चा याद रखता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो या आइसोथर्मल हो तो पीवी का उल्टा रिलेशन चलता है। तो यहाँ से तुम यहाँ पर आया तो वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये 0.3 था, यहाँ पर कितना हो गया? 0.6 atm। तो हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है, तो कि मैक्सिमम तो 1 atm हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। चलो अब समझना, अब क्या किया कि इसके रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम माने वॉल्यूम कम कैसे किया? तो मॉलिक्यूल को बाहर नहीं निकाला, उसको कंप्रेस कर दिया। तो अब क्या है कि इसको और कंप्रेस करके वॉल्यूम को हाफ किए, तो प्रेशर डबल होगा। तो इसका प्रेशर जब डबल होगा तो हो जाएगा 1.2 atm। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर 1 atm ही हो सकता है। तो यहाँ पर 1 atm से ज्यादा नहीं होगा। जब भी वेपर का बात करेगा सेचुरेटेड वेपर प्रेशर देगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसीलिए आपको ये बताया गया। गैस देगा आपको सेचुरेटेड वेपर प्रेशर इस सब बात नहीं करेगा, तो पीवी कोड में आपसे जो होना रहेगा वो तो होगा। अरे बोलो यार। लेकिन सेचुरेटेड वेपर प्रेशर दे दे और उसके बाद वो वॉल्यूम में कुछ चेंज करे, तो ये क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ फंसता है आदमी। जैसे ही क्या करेगा कि देगा कि कोई बैलून में वेपर है जिसका प्रेशर कितना है, अब वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया मान लो, तो बताइए कि प्रेशर कितना होगा? तो डबल बोलने के पहले ये जरूर सोच लेना कि डबल वाला कहीं सेचुरेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर जो ज्यादा होता हुआ दिखेगा तो सबसे पहले तो आपको यही बोलना है कि ज्यादा नहीं होगा, उसके बराबर होगा। ठीक है? अब ऐसा क्यों हुआ होगा ये भी एक्सप्लेनेशन सुन लो। तो होगा क्या कि जैसे जैसे तुम इसको क्या करोगे? कंप्रेस करोगे तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो होगा 0.6 से बढ़ना स्टार्ट। जैसे जैसे तुम कम करोगे तो 0.7, 0.8, 0.9, 1 atm होगा।
तो 1 atm सेचुरेटेड ना हो गया है। अब उसके बाद तुम कंप्रेस करोगे ना तो कुछ जो वेपर मॉलिक्यूल है ना वो मिल करके कंडेंस हो करके वाटर बनना स्टार्ट होगा। तो ये समझना कि जब यहां से यहां पर तुम गए तो इस सिचुएशन में n का वैल्यू कांस्टेंट था। ये बात समझ में आ रहा है? मैंने जो वेपर मॉलिक्यूल का नंबर था वो कांस्टेंट था, मोल जो था वो कांस्टेंट था। यहां से यहां पर तुम जाओगे तो क्या होगा? शुरू में n कांस्टेंट रहेगा, बोलो यार, n कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक प्रेशर 1 atm तक पहुंचा और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी ना तुम घटते जा रहे हो। कैसे पता आप उसके बाद घटते जा रहे हो? क्योंकि अगर जो हाफ किए तो प्रेशर डबल होना चाहिए, तो यहाँ पर 1.2 atm होना चाहिए, लेकिन है 1 atm। इसका मतलब क्या है कि 1 atm पहले हो चुका है, उसके बाद भी दबाते जा रहा है। तो शुरू में n क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा बताओ तो? उसके बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो आपसे पूछ सकता है कि कभी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दिया करके अब प्रेशर वगैरह दिया करके कि ये जब करेंगे तो कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वॉल्यूम को आप घटाइएगा, प्रेशर सैचुरेटेड से ज्यादा बढ़ने के कंडीशन में अगर आएगा इसका मतलब कंडेंसेशन होगा। अब इस पर ये भी बताया जाता है कि किस वॉल्यूम पर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कितना कंडेंसेशन होगा मॉलिक्यूल का, मतलब कितना मॉलिक्यूल मर्ज कर जाएगा, लेकिन लेवल 1 में वो सब नहीं पढ़ना। समझ में आ रहा है? बस आपको केवल यहीं तक समझना था। अब देखना यहाँ पर प्रेशर 1 atm हो गया। अब और वॉल्यूम को तुम कम किए तो प्रेशर और बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब प्रेशर कितना रह गया? 1 atm। तो हुआ क्या था? जो भी प्रेशर के बढ़ने का कहानी होता उतना मॉलिक्यूल क्या हो गया? कंडेंस हो करके वाटर हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये कहानी आपको समझना। एग्जांपल से ध्यान रखिएगा कि तुम कुछ भी कर दो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर जो भी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर किया नहीं जा सकता। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इक्वेशन में वही होता है छोटू, इस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो शुरू में n भी कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम घटाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर पर पहुंचने के बाद कि ये भी कांस्टेंट हो जाता है, ये वाला कांस्टेंट तो है ये, उसके बाद जब इसको घटाइएगा ना तो n भी घटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेपर मॉलिक्यूल का नंबर जो होता है वो घटता है, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है? तो इसके बाद लेवल 2 में पढ़ाते हैं, लेवल 1 में इतना ही है। ठीक है? चलिए अब इसके बाद अच्छा इतना पढ़ा देने के बाद कुछ पॉइंट हम बोलते हैं ना कि बच्चा को सीधे रट जाना, कि कुछ समझ में आए चाहे नहीं, सबसे पहले तो इसको तुम रट जाना। ऐसे हम सब समझा दिए हैं मगर फिर भी कुछ चीज रट जाना। जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसको रट जाना। काहे क्यों? वो जानो तो ठीक, नहीं जानो तो और ज्यादा ठीक, तो उसको रखना ही होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और एक और जो अभी तक पूछा नहीं किसी एग्जाम में, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पूछे कि पी एक्सटर्नल बढ़ जाने से ना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन घट जाता है। ये याद कर लीजिएगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कि अरे वो आता है इक्वेशन से आता है। अभी आपको सीधे ये याद रखना है कि अच्छा लेटेंट हीट, चलो ठीक है, माने एल का भी वैल्यू घट जाता है। क्यू घटता है तो एल भी घट जाता है। माने लेटेंट हीट वेपोराइजेशन का मतलब क्यू हुआ ना, तो क्यू का वैल्यू ml होता है तो क्यू भी घट जाता है। समझ रहा है कि नहीं? और क्यू घटने के कारण एल भी घट जाता है, क्योंकि एल का वैल्यू q/m होगा, तो क्यू घटता है तो एल भी घट जाता है। अभी आपको सीधे याद कर लेना है। अरे ये बोला जाता है कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है ना जो कि घट जाता है, उस कारण से एल भी घट जाता है। ये सब कहानी सुनाया जाता है, आप अपना मत सोचिए, सीधे याद करिएगा कि बी एक्सटर्नल बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये भी है ना। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाता है? घट जाता है। वो आप याद रखिए। ठीक है? इसको कोई ऐसे भी याद रखता है कि टेम्परेचर बढ़ने से
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना या पी एक्स बॉइलिंग पॉइंट के केस में एक ना होता है, पी एक्सटर्नल बढ़ा मैंने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो ये वाला क्या होगा, घटेगा, पी एक्सटर्नल बढ़ने से ही घट जाता है। अब पी एक्सटर्नल बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता था। आप ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन घट जाता है। उतना दिमाग नहीं लगाना है, पहले तो ये घट जाना है कि पी एक्सटर्नल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन घटेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बात सब बच्चा जानता है ये बात, लेकिन ये वाला बात सब बच्चा नहीं जानता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखिएगा जी, जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है उस सिचुएशन में पी एक्सटर्नल बराबर होता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के, इसको भी आपको रट जाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये कहानी सुनाया जाता है कि एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट कब होता है ना, जब लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है। लेकिन उतना नहीं जानो, इक्विलिब्रियम चैप्टर में कुछ और एक्सप्लेन करेंगे हम। अभी तत्काल तुम ये जानना कि पी एक्सटर्नल सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बराबर हमेशा होता है नहीं, जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है ना उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है, तो वो गलत हो ही नहीं। बाकी आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बढ़ेगा। उधर कॉमन सेंस का चीज है कि टेम्परेचर बढ़ा के ज्यादा मॉलिक्यूल निकलेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सैचुरेटेड वेपर ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन वो सब सोचना नहीं है, याद रखना पी एक्सटर्नल बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेटेंट वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये याद रखना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ने पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बढ़ता है, काहे तो नहीं भी कुछ याद रखना होता है। फिर पी एक्सटर्नल सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के जब बराबर होता है तभी बॉइलिंग पॉइंट वाला कंडीशन आता है, तो वो चीज आप समझिएगा। और ये भी याद रखिएगा छोटू कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 1 डिग्री। ये ऐसे समझो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है, हाँ, तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब उस सिचुएशन में जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होगा वो पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। अब पी एक्सटर्नल कितना है, 180। ये दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला याद रखना रहता है बच्चा को। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका यूज पता है ज्यादा कहां पर करता है, जब सॉल्यूशन पढ़िएगा ना तो उस सिचुएशन में भी यूज करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि उस सिचुएशन में ऐसे बोल देता है कि मान लो कि एक लिक्विड है और उसको वाटर के साथ मिला दिया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ बात करेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो पार्शियल प्रेशर जो हो जाता है ना वो इसी के बराबर होता है। तो वहां पर हम चर्चा करेंगे, अभी बस खाली आप याद रखिए। अच्छा जी, थोड़ा सा बहुत कम बच्चा इस चीज को पकड़ता है या क्लास में एक्सप्लेन नहीं एक बराबर किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका न्यूमेरिकल बनाने में यूज नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। दो चीज होता है, एक होता है नॉर्मल कंडीशन और एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, जो पढ़ते हैं एनटीपी एसटीपी, तो जनरली न्यूमेरिकल में एक हो जाता है दोनों न्यूमेरिकल, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ा सा आप इसको समझिएगा कि नॉर्मल का मतलब हो गया नॉर्मल बोले तो पी एक्सटर्नल 180, ठीक है, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है एसआई यूनिट। समझ आ रहा है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड में पी एक्सटर्नल होता है 1 बार, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट तो पास्कल है, लेकिन बात बता रहे हैं कि बार में स्टैंडर्ड वाला होता है और नॉर्मल देखो कंफ्यूज नहीं होना, याद करने का प्रयास नहीं करना। नॉर्मल का क्या मतलब हो गया, जो नॉर्मली होता है, तो नॉर्मली में प्रेशर कितना है बताओ, 180, और स्टैंडर्ड में 1 बार बोला जाता है। ये समझ आ रहा है कि नहीं? ये ध्यान रखिए कि 180 से 1 बार थोड़ा सा कम होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है 180 जो है ना वो 1.013 बार के बराबर होता है, ठीक है। तो नहीं लग रहा है कि 180 1 बार से थोड़ा सा ज्यादा, तो समझना 180 तक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 1 बार पर तो 1 बार 180 थोड़ा सा कम ना होता है, तो इसका मतलब उस सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा, तो 99.6 डिग्री होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो थ्योरेटिकली ये जाने जैसे आपसे पूछ लिया कि 1 बार पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ऑप्शन में सेट किया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री 0.6 डिग्री सेल्सियस,
99.6 डिग्री सेल्सियस, तो क्वेश्चन का इंटेंशन पकड़ रहे हो। तो 1 atm से 1 बार थोड़ा सा, या फिर बोल दिया तुमसे कि एनटीपी पर बताओ, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हाँ नॉर्मल टेम्परेचर तो अलग कहानी है, इसको छोड़ दो। कोई दिक्कत लग रहा है? क्लियर हुआ ना कि 1 बार पर थोड़ा सा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली तो लगभग वही माना जाता है। अरे बोलो यार, तो वो डाटा याद नहीं करना है, वो ऑप्शन से ही पकड़ा जाएगा कि एग्जैक्ट होगा नहीं, समझ में आ रहा है? या फिर मान लो कि बोल दिया कि 1 बार पर इतना है बॉइलिंग पॉइंट, तो 1 atm पर कितना होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया। उसको पॉइंट को डायरेक्ट याद कर जाना, ये सबको बिना सोच ले एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, लेकिन बिना सोचे पहले उसको रट जाना। समझ में आ रहा? चलो अब एक पढ़ना है आपको ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट थोड़ा इरिटेटिंग टाइप का होता है, इसलिए क्या है ना कि हम एग्जांपल से ही बच्चा को समझाते हैं। इसका ओरिजिनल डिफिनीशन जब देने लगेंगे ना तो तुम इरिटेट हो जाओगे, तो इसलिए क्या है कि हम एग्जांपल से ही क्लियर करते हैं। तो ड्यू पॉइंट को तुम लोकल लैंग्वेज में ऐसा समझ लो कि अभी का वेपर प्रेशर, जरूरी है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा, तो अभी का वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पर जाकर के सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बन जाएगा, तो वो टेम्परेचर ड्यू पॉइंट कहलाता है। ये पूरा नहीं पहुंचा होगा आप तक, एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए कि अभी के समय में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठंडा के समय मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस अभी के समय, और अभी एटमॉस्फेयर में देखा गया कि वेपर प्रेशर कितना है, तो ये वेपर प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होना जरूरी है ना? तो 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर? तो इससे ज्यादा तो होने का यहाँ सवाल ही नहीं था वेपर प्रेशर, या तो उतना होता है उससे कम, तो उतना होता सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हैं, और उससे कम है तो वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो समझिएगा 30 डिग्री सेल्सियस पर इसको आप सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इसको 30 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बोल सकते, क्योंकि अपना जगह तब ना बोले। तो ड्यू पॉइंट क्या बोला गया ना कि जो अभी वेपर प्रेशर है ना, वो अभी के टेम्परेचर के हिसाब से सैचुरेटेड वेपर प्रेशर नहीं। तो पता करो कि ये वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बन जाएगा। 25 डिग्री। तो ये वेपर प्रेशर 25 डिग्री पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बन जाएगा। अभी 25 डिग्री टेम्परेचर ना है 30। अरे अभी 25 रहता, आगे इतना हो जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आएगा कि अभी का वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हो जाएगा? 25 डिग्री। 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस को ही इस वेपर प्रेशर का ड्यू पॉइंट बोलते हैं। अरे नौटंकी है इसका। तो वेपर प्रेशर इसका इतना है, तो इस वेपर प्रेशर के हिसाब से ड्यू पॉइंट कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। देखो घुमा फिरा के ये बोल सकते हो वेपर प्रेशर एट प्रेजेंट टाइम, तो इसको ये भी बोल सकते हो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट। ज्यादा फील करने का प्रयास नहीं करो, अंदर इरिटेट हो गए। ड्यू पॉइंट अच्छा बच्चा को समझ में आता नहीं, थ्योरी मैंने डेफिनेशन सुन लिया उसका, सोचता है हाँ ऐसे है, तो इसीलिए हम क्या बोले कि एग्जांपल से क्लियर कि ड्यू पॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना, वो एक हाइपोथेटिकल एक तरह से आगे का बात कर रहा है कि किसी टेम्परेचर पर वो बढ़ जाएगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, अभी बढ़ना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अभी बस एक पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि वेपर प्रेशर एट प्रेजेंट टाइम, समझ रहा है कि नहीं? इसको कोई बोल सकता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट। वेपर प्रेशर को सैचुरेटेड वेपर प्रेशर नहीं बोलेगा, एट ड्यू पॉइंट लगाना पड़ेगा। अरे बोलो यार, तो बोलने के लिए तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई वेपर प्रेशर बोलने में हमको मन नहीं लग रहा है, उसको अगर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलना है ड्यू पॉइंट पे बोलोगे। समझ में आ रहा है? अब किसी आदमी को क्या तुम जानवर नहीं बोल
में बताया जाता है कि ठंडा के दिन में जो खिड़की पर ग्लास लगा हुआ होता है ना, उस पर ओस का जो जब जाता है तो वो ड्यू पॉइंट से एक्सप्लेन किया था, लेकिन हम जान के नहीं बताना चाहते। समझ आ रहा है कि उसको भी लाइट तो और भी बहुत सारा है जो कोहरा वोहरा जो बनता है ना, उसमें भी ड्यू पॉइंट का कंसेप्ट लगाया जाता है कि टेम्परेचर का ये घटता है तो ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेता है, तो क्या होता है कि कंडेंसेशन स्टार्ट होता है वो सब। लेकिन पूरा ढंग से इसलिए नहीं बता रहे हैं ना, तो वो सब जानोगे तो दिक्कत होगा। तो वीडियो बन रहा है इसलिए सब बोल भी दे रहे हैं, बात बोलते हैं। एक बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन अगर ड्यू पॉइंट पर पूछेगा तो क्या करेगा कि वेपर प्रेशर अपना दे देगा, ठीक है, डाटा भी दे देगा। अब बोले कि बताइए उस वेपर प्रेशर का ड्यू पॉइंट कितना है, तो समझ जाइए कि जो वेपर प्रेशर जिस समय के सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से मैच करता है वही ड्यू पॉइंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर में क्या होता है कि टेम्परेचर को डबल करिए। मान लो कि तुम क्या किए कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, कैनाल को भी कांस्टेंट कर दिए, तो टेम्परेचर को डबल करोगे तो प्रेशर केल्विन के केस में ही ना होगा। लेकिन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मुझे लगना नहीं करता है। समझ आ रहा है कि ये भी पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बढ़ता है। समझ आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन बाद में ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। नहीं समझ आया? अगर सैचुरेटेड का बात नहीं होगा तो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो तो टेम्परेचर को डबल करोगे, केल्विन प्रेशर भी डबल होगा। लेकिन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर में ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है? टेम्परेचर को तुम डबल करोगे। समझ आ रहा है कि हम डिग्री सेल्सियस के यहाँ बात करें कि टेम्परेचर को तुम डबल करो, तब वेपर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है ना वो डबल से ज्यादा हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बढ़ते जाता है, ठीक है। मैंने शुरू में क्या हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे कुछ से 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाए तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कुछ बढ़े, फिर बाद में भी 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे ना तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ज्यादा से बढ़े, और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे आगे के टेम्परेचर पर तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो लीनियरली नहीं वेरी करता, यही हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है? तो आप लोग तो उतार ही चुके थे, मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था इस कारण से क्या है कि एक कन्फ्यूजन होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक, जो है थोड़ा बहुत छूटता है। अब हम लोगों को ह्यूमिडिटी पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का सेंस क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी यहाँ पर पानी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो यही ह्यूमिडिटी। समझ आ रहा है कि नहीं? किसी भी टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल तो रहेगा ना, तो वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें एक डिफाइन किया था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो हम खाली बोल देते उसको लिखते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला जाता है ना कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रहा है कि नहीं? या अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट। वाटर मॉलिक्यूल बोले तो वेपर मॉलिक्यूल, वेपर के प्रेशर का बात कर रहे हैं। और बोलो यार, तो उससे क्वेश्चन पूछता नहीं। तो इसमें एक पढ़ना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ना है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है कि मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जितना हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में अभी कितना है। तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी का क्या मतलब हो गया? मैक्सिमम वेपर प्रेशर, इसका मतलब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। समझ आ रहा है क्या? एक बार फिर से नाम क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जितना होता उसके रिस्पेक्ट में अभी कितना है, उसका कितना फ्रैक्शन अभी है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वेपर मॉलिक्यूल
ही है। यहाँ पर क्या होगा? वेपर मॉलिक्यूल, मैक्सिमम वेपर मॉलिक्यूल जितना होना चाहिए था, जितना होना चाहिए इस टेम्परेचर पर। पहले तो यही फीलिंग लेना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? जैसे एक तरह से फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन का क्या होता है कि यूनिट वगैरह नहीं होता, घट ना जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फील ही ऐसे ही करना है कि अभी जितना है बटा मैक्सिमम जितना हो सकता था। तो ये समझ में आ रहा हो कि वेपर मॉलिक्यूल जिस समय में, सॉरी वेपर मॉलिक्यूल इस समय में जितना है वो प्रोपोर्शनल ना होगा वेपर प्रेशर के। तो ये वाला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसी को देखिए ना सब कि वेपर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। आइए तो मैक्सिमम वेपर मॉलिक्यूल का बात है क्या? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का बात किया। अरे बोलो यार, वेपर प्रेशर एट प्रेजेंट टाइम बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट प्रेजेंट टाइम टेम्परेचर जो होना चाहिए अभी, समझ आ रहा है कि नहीं? एट गिवन टेम्परेचर। कोई दिक्कत लग रहा है? ऐसा हो। अच्छा अब एक चीज समझना, कुछ है नहीं। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट प्रेजेंट टाइम को हम लोग बोल, सॉरी वेपर प्रेशर एट प्रेजेंट टाइम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट। समझ में आ रहा होगा? बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। अरे बोलो यार, आइए गिवन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट टाइम मानो, ये प्रेजेंट टाइम का ना बात किया है। तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर एक जगह तो पढ़ाते हैं कि वेपर प्रेशर एट प्रेजेंट टाइम बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ प्रेजेंट टाइम। ये समझ में आ रहा है? गिवन टेम्परेचर का मतलब अभी का बात कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा? अभी 30 डिग्री सेल्सियस है तो होना चाहिए था कुछ भी, मान लो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी 30 डिग्री सेल्सियस है और होना चाहिए था 0.068, ठीक है? है 0.58, समझ आ रहा है कि नहीं? तो अभी के समय में वेपर प्रेशर जितना है बटा अभी के समय में जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए तो वही ना होगा। लेकिन वेपर प्रेशर एक प्रेजेंट टाइम को बताया ना कि फेंक दिया जा सकता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के ऊपर। तो ये समझ में आया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का रेशियो नहीं है, बस केवल बोला गया है। एक्चुअली में ये मेन है, ये मेन फीलिंग देगा। ये तो केवल लैंग्वेज के लिए। कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसको कुछ बताना ही नहीं, परसेंटेज के रहता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका बस यही बोला जा सकता है कि वेपर प्रेशर जो है वो 0.54 atm, ठीक है? और एट टेम्परेचर T, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T। ये बात समझ में आ रहा है? दोनों एक के टेम्परेचर का बात किया गया है। ये वाला भले है कि ड्यू पॉइंट अलग होगा। एट टेम्परेचर T ये मान लो कुछ भी, हाँ चलो 0.8 atm हो गया। तो आपको पूछ सकता है कि परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या है? क्या है? तो क्या होगा बताओ? परसेंटेज ह्यूमिडिटी कुछ याद ही नहीं करना है। ये बराबर होगा 0.4 बाई 0.8, क्योंकि परसेंटेज के बाद नहीं गलत केवल इतना ही पर छोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? तो इसमें कुछ था नहीं, कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि सब कुछ है ही नहीं करना। अब कुछ चीज तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ देखो एक ग्राफ दिया जाता है, पता नहीं इससे काहे नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्चुअली में
एक ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर बोले तो पी एक्सटर्नल, ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर है, और एक ग्राफ और बनाते हैं, इसमें भी ये क्या है, पी एक्सटर्नल, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनता है, इससे क्या डाटा निकलता है वो आप याद रखिएगा, ठीक है, या कभी ग्राफ पूछ लिया तो बताइए। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बता रहे हैं क्या, ये वाला जो है, ये वाला, ये और वाटर या रबर, कोई भी चीज जो लिक्विड फेज में जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए ये ग्राफ, एक चीज समझना, वाटर को छोड़ दीजिए और कुछ रबर को छोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई भी चीज जो लिक्विड में जाएगा तो फैलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन वाटर और रबर क्या होता है, लिक्विड में जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पढ़े हैं ना कि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है जी बाकी में, लेकिन वाटर के केस में या कुछ रबर के केस में बताया भी तो पहले, बोलो यार, तो समझिएगा। और एक बाकी के लिए, किसी के लिए भी ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये वाला समझना, इस ये जो है ये सब्लिमेशन का है, इसको हम बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस खाली आप ध्यान रखिए, ये वेपराइजेशन का है, और ये वाला जो है वो फ्यूजन का है, ये वाला तीनों करना है, ये वाला ट्रिपल पॉइंट करना है, ठीक है। क्या समझाना है वो हम केवल बताना, चलो ठीक है। तो इस दोनों, इसमें भी यही है, ये वाला क्या है, सब्लिमेशन, ये वेपराइजेशन है, ये फ्यूजन। इस दोनों बस एक ही चीज बताना है कि इस प्रेशर पर तुम देखोगे तो ये वाला हो गया, फ्यूजन का क्या मतलब होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, तो इस प्रेशर पर देखोगे तो ये वाला हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अरे फ्यूजन वाला में टच करो, इसका मतलब कौन है या, अरे इससे किसी को भी नीचे करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट पर बताएगा, फ्यूजन का मतलब है वो मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में बात करना। अरे बोलो यार, सॉलिड से लिक्विड जाना, तो इतना हो गया, और प्रेशर को तुम थोड़ा सा बढ़ाओ तो ये वाला हो गया, समझ आ रहा है। तो बस यही चीज इसमें सीखना है कि पी एक्सटर्नल को जब बढ़ाया जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, किसके केस में, आप यही समझिए कि फॉर वाटर, रबर के बारे में पूछता नहीं है, लेकिन वो बात बताइए रबर में होता है। मेन कंसेप्ट वही है कि किसी में भी जो मेल्ट होने पर वॉल्यूम घटेगा, उसमें ही घटना हो जाता है, समझ। इसको और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सबसे किया जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, थर्मोडायनामिक्स पर लगा के, लेकिन वो सब नहीं करना। आइए इसमें देखिएगा, तो इस टेम्परेचर पर इतना था और इस पर इतना था, बढ़ते गए, कोई भी है। पहले आप क्या पढ़े थे कि प्रेशर बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट वाला केस ये वाला रहता है, वेपराइजेशन वाला चीज। तो इस प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट इतना है, अब प्रेशर बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इतना है। बॉइलिंग पॉइंट समझाया किससे देख करके बताएंगे, और मेल्टिंग पॉइंट इससे देख करके बताएंगे। तो दोनों ग्राफ में देखिए, वाटर वाला के लिए और ये वाला क्या हो गया बाकी अदर के लिए। अरे बोलो यार, तो इसमें क्या है कि आपको सब्लिमेशन और वेपोराइजेशन एक के टाइप पर दिखेगा, अरे मेल्टिंग पॉइंट वाला बर्तन बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। एक चीज समझना जी, जनरली समझना, जनरली क्या होता है बताओ तो, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा,
प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? सोच बेटा, बढ़ता है। अरे इसमें ना घटा वाटर वाला केस में ये जनरली लिखा गया है, बढ़ता है, यही इसमें सीखना है। और कुछ दिमाग में लगाओ, ग्राफ ग्राफ को अगर साइड करो सीधे रट जाना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों पी एक्सटर्नल बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन वाटर और कुछ रबर के केस में मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा होता है। अरे बोलो यार, बस ये चीज ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट में वाटर में भी वही होता है, ये बात समझ में आ रहा है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? कि बोलता है कि अगर बर्फ को आपको काटना है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप धागा से भी काट सकते हैं। रीजन क्या होता है कि बर्फ जो पिघलेगा, मेल्टिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा कि धागा ऐसे करके तो उस पर दबाव डालिएगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि धागा पतला होता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ आ रहा है क्या? मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब हो गया कि वो जल्दी पिघलेगा, तो क्या होगा कि वो कटते चल जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये बात है कि तुम धागा से कट करके जैसे नीचे जाओगे ना, तो ऊपर में तो फिर प्रेशर, धागा नीचे चल गया था, फिर ऊपर में प्रेशर है जो कि नॉर्मल हो गया, तो फिर से क्या होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो जमना भी स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? लेकिन एक बात बताया गया कि अगर धागा से प्रेशर या किसी भी चीज से बर्फ पर प्रेशर डालिएगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट जल्दी उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, तो उसको मेल्ट होना आसान हो जाएगा। अब वही कोई दूसरा चीज रहेगा तो बढ़ता जाएगा, तो उसका और बढ़ेगा, उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा। बात समझ में आ रहा है? बस यही चीजें केवल सिखाना ही है आपको इस ग्राफ से, बाकी ग्राफ याद रहना है, याद रखना उससे कोई मतलब नहीं। ये दोनों पॉइंट रखना। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन दे दिया कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या मस्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने पर क्या मस्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? यस सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चैप्टर एक तरह समझो कि खत्म ही हो गया। कुछ कुछ चीज़ और बोल देते हैं, कैसे सुन लेना, फिर 2-3 को चीज खाली लिख देंगे कि ऐसा जगह तो कर लेना, कर पूछा। जैसे कि बोला जाता है कि मून पर, ठीक है, तुम वाटर लेकर करके जाओगे ना, बोतल में बंद करके और खोलोगे, जबकि धरती पर तो खोलते हो तो वाटर उड़ जाता है, रहता है। लेकिन मून पर तुम क्या करोगे कि खोलोगे तो वाटर है जो वेपराइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। गायब में विलुप्त नहीं होगा, जादू नहीं होगा, मतलब वो वेपर बन जाएगा वाटर, ठीक है। जनरल लिक्विड में क्या होता है कि वेपर बन जाता है जनरली। रीजन क्या है कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, बहुत कम। तो प्रेशर बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल है, बात बता रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अरे लिक्विड का बात कर रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं? तो प्रेशर बहुत कम है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वेपराइज हो जाएगा। तो पूछ सकता है कि मून पर अगर आप पानी के बोतल को खोलिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वाटर के साथ क्या होगा, कुछ भी पूछेगा, ये समझ में आया, वो वेपर में बदल जाएगा। रीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो गया, जल्दी से वेपराइज कर जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी रखो, चलो न्यूमेरिकल नहीं करवाते, खाली कुछ कुछ चीजें ऐसे ही बोल देते। एक क्वेश्चन देता है कि मान लो कि ऊपर से झरना बह रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो एच हाइट पर पानी गिर रहा है, एच हाइट नीचे पानी गिर रहा है, तो बोल दे सकता है कि जो वाटर गिर रहा है ना, या कोई भी चीज गिर सकता था, वाटर का एग्जांपल देगा, तो इसके टेम्परेचर में कितना का इंक्रीमेंट होगा, ये पूछे, ठीक है। तो इसको कुछ करना नहीं, ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अरे बोलो यार, तो अगर H दे दिया तो मान लो कि m मास पानी नीचे आया, आ रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन मान लो m मास नीचे आया, तो m मास का
पोटेंशियल एनर्जी mgh से घटेगा, Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर mgh से बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा m मास का वो mgh के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh से घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जब भी पानी गिरे और टेम्परेचर चेंज के बारे में बात करें तो आपको समझ जाना है वहां पर बिना बताए कि इसी तरह का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा यही वाला क्या हो जाएगा, हीट में चला जाएगा। तो ये बराबर होगा किसके, m s डेल्टा t। बोलो यार, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना छोटू, तो तुम mgh वाला लगाओगे ना तो ये वाला जूल में आएगा, ऐसा है नहीं समझ में आ रहा? तो अगर यूनिट वाइज देखोगे तो ये समझ में आ रहा है, तो यूनिट वाइज खाली देख लो ये किसमें आएगा, जूल में। और यहाँ पे 1 पुट करो m को m में, तो ये किसमें आएगा, ये आएगा कैलोरी में। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत बना, बोलो जी। तो थोड़ा सा ध्यान से तो बनाइएगा इसको, कोई दिक्कत लग रहा है तो इसको भी आप ग्राम में यूज करिएगा। अगर एक चीज और समझना कि mgh वाला जूल में कब आएगा, जब ये केजी समझ में आ रहा है इसमें। और ये वाला तो ग्राम में यूज करोगे तो थोड़ा सा संभाल करके, यूनिट वाइज गलती नहीं हो जाए। इसको अगर यूनिट वाइज अगर करना चाहते हो तो m किस में है, केजी में, तो इसको तुम कर दोगे, समझना m केजी में है ना जी, इसको इसी कर देते हैं अगर बनाना है तो mgh। तो ये अगर केजी में तो रहने दो, तो ये आ गया जूल में, तो इसको 4.2 से डिवाइड करके क्या बना दो, कैलोरी। ये समझ में आया कि इतना कैलोरी में होगा कब, जब mgh वाला में सब ऐसा यूनिट में, ये किस में होगा, केजी में सब ऐसा यूनिट में। तो ये वाला जूल में आता 4.2 से डिवाइड कर देते कैलोरी बन गई। और इधर क्या होगा कि तुम चूंकि मास केजी में ले रहे, यहाँ ग्राम में पुट करना, तो यहाँ पर इतना कर दोगे इनटू s का वैल्यू 1 करोगे, इनटू डेल्टा t। अब ये भी हो गया किसमें, कैलोरी में। ये कैलोरी से कैलोरी कट करके अब होगा जो कि मास केजी में ही नहीं हो लेकिन अभी ग्राम में बन गया। तो इस समय कि ये मास से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यूनिट में गलती होता है इसलिए आंख से गुजारा जाता है। और एक चीज ये कि बिना बतैले आपको समझ जाना कि जो एनर्जी है वो किसमें चला गया, हीट चला गया। बोलो जी। यस सर। तो हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा। फिर से एक बार आराम से, ये कब दिमाग में आएगा, जब टेम्परेचर चेंज का बात करेगा तब। तो जो एनर्जी उसका mgh था वही बराबर हो जाएगा। इसको लिखना आसान है, यूनिट वाइज कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या बताया था कि हीट छोड़ करके जहां भी कुछ यूज करते, सब ऐसा यूनिट में यूज करते हैं, रिजल्ट भी ऐसा यूनिट में आता है। तो यहाँ ऐसा यूनिट में यूज करोगे, केजी में, ये भी ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में, तो ये ऐसा यूनिट में आएगा। तो उसको 4.2 से डिवाइड करके कैलोरी में बना देगा, जान के, क्योंकि हमको इतने भी कैलोरी में आएगा। और चूंकि m केजी में यूज किए हो और यहाँ पर ग्राम में बनना, तो इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पर ग्राम में नहीं बनाना, क्योंकि अगर यहाँ में ग्राम में बदलोगे तो जूल में रह जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, बात कर लोगे तो जाए। रेयर केस में ऐसा भी दे सकता है कि जो भी यहाँ पर मास आया ना या पानी गिरा, उसका 70% हीट में जा रहा है, तो mgh का 70% वो बराबर होगा mgh का, ठीक है। ऐसे वो देता नहीं है, तो ऐसे करके हीट कर लीजिएगा, तो यूनिट में नहीं गड़बड़ हो, ये ध्यान रखना है। अरे बोलो यार, तो इस पर क्या क्वेश्चन करना बोलिएगा तो कर दीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, सुन लो है कि बोलेगा ना आपको कि कोई भूले नहीं। और ये जो है वो किसी से भी टकरा गया और बुलेट का कुछ भी स्पीड भी था, टकरा गया और ये रेस्ट में आ गया, समझ रहा है। तो आपको बोल सकता है कि बताइए कि इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ेगा, डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ भी आपको वैसे ही समझना क्या कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mv²। ये किसमें होगा, m केजी में यूज करिएगा, अब वो भी ऐसा जूल में आ जाएगा ना, इसको 4.2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कैलोरी में होगी। तो इतना एनर्जी उसके पास, यही वाला क्या होगा, हीट में कन्वर्ट हुआ
डेल्टा टी बुलेट होगा ना इनटू डेल्टा टी इनटू डेल्टा टी। तो अभी समझना है ना कि अब जो होगा ये वाला कैंसिल हो सकता है। बस यही बोलना चाह रहे हैं कि इसमें समेशन में यूज करिएगा कि जूल में आएगा, उसको डिवाइड कर लेते तो कैलोरी में आएगा। और यहाँ पर आपको उसकी एम केजी आप मास मान चुके हैं, तो क्या होगा कि एम केजी था 100 ग्राम में कर दिए, इतना कैलोरी पर कैलोरी में करिएगा, डेल्टा टी से यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, या इस क्वेश्चन में और आगे क्या बढ़ा सकता था कि कुछ भी पूछ सकता है, बुलेट का स्पीड कितना हो, कितना टेम्परेचर से बढ़ता है, या स्पीड कितना है, टेम्परेचर बताओ। देख लो मास कैंसिल हो जा रहा है हर बार, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि बुलेट जो है वो कितना स्पीड से मूव करे। ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर भी दे देगा T1 डिग्री सेल्सियस, कि इससे टकराने के बाद comes in rest after collision and meltdown। और क्या होगा, वो पिघल भी गया। अब मान लो कि आपको दिए हुए है कि मेल्टिंग पॉइंट T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका एनर्जी पहले कितना होगा ये बताओ, हाफ mv², जहां m किसमें तुम मान लो केजी में, गलती नहीं होना चाहिए। मान सकते हैं पहले तो उसको जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा। तो क्या करना, डिवाइडेड बाय 4.2 सेंटीमीटर पर सेकंड कैलोरी में आ गया। तो यही एनर्जी किसमें गया है, तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो m × 10⁻³ ये तो करोगे, इनटू s ऑफ बुलेट, बोलो यार कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी में, समझ रहे हो, कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी नहीं रहो, कन्वर्ट करोगे इनटू डेल्टा टी, हो जाएगा T2 - T1 मेल्टिंग पॉइंट। कम में होगा तब ये नहीं 100 में बताइए, तो इतना हुआ उस टेम्परेचर तक जाने में, बोलो यार, प्लस m × 10⁻³ इनटू l। अरे फिर फ्यूजन बुलेट का पहले टेम्परेचर बढ़ करके मेल्टिंग पॉइंट तक हुआ, तो उसमें भी कुछ एनर्जी दिया होगा, और उसके बाद भी क्या हुआ होगा, पिघला हो गया होगा। कोई दिक्कत लग रहा है, तो यही से देखिए मास अभी भी कट जाएगा। तो आंख से गुजारिश नहीं किया था ना कि आएगा तो तुरंत बच जाए, ऐसे मेडिकल में ज्यादा चांस है इसके और इसके पूछने का। तो बता दिया गया कि अगर ऐसा हो, या यह बोल देता है इसमें कि इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स इसके मेल्टिंग पॉइंट के ही पास है, समझ आ रहा है कि नहीं, टकरा कर रुक गया, जो भी बात करता तो मेल्टिंग पॉइंट के पास रहता तो इसमें एनर्जी नहीं लगती, यही बात समझ आ रहा है। बस यूनिट में गलती नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है, बच्चा ये करके बना लेगा, देखिए टेंशन नहीं मैच कर रहा है, समझ में आया, यूनिट में उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बनाइएगा, जो डाउट होगा बताएंगे, कभी मन होगा तो 10-20 को प्रोलॉग करवा देंगे।